नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्याम प्रकाश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आरक्यू वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग एक नई श्रृंखला चालू किए हुए हैं जिसके अंतर्गत पुरातत्व में किस तरीके से करियर बनाया जा सकता है उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए पुरातत्व के क्षेत्र में आने के लिए, पुरातत्व वैज्ञानिक बनने के लिए या पुरातत्व के क्षेत्र में अपना एजुकेशनल करियर बनाने के लिए। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि पुरातत्व वैज्ञानिक होते कितने प्रकार के हैं, उनके द्वारा कार्य क्या किया जाता है और संभावित रूप से कुछ पुरातत्व वैज्ञानिकों को हम देखेंगे, उनके विषय में विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, बस ये जानेंगे कि ये पुरातत्व वैज्ञानिक इस पुरातत्व की विधा से जुड़े हुए हैं। तो यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा दें जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, पुरातत्व वैज्ञानिकों के क्रम में अगर देखें तो कई प्रकार के पुरातत्व वैज्ञानिक होते हैं। इनके नाम यदि हम देखना चाहें तो इस प्रकार से हैं। पहले हैं प्रागैतिहासिक पुरातत्व वैज्ञानिक, दूसरे हैं ऐतिहासिक पुरातत्व वैज्ञानिक, तीसरे हैं शास्त्रीय पुरातत्व वैज्ञानिक, चौथे हैं जलीय पुरातत्व वैज्ञानिक और पांचवें हैं औद्योगिक पुरातत्व वैज्ञानिक, छठवें हैं पर्यावरणीय पुरातत्व वैज्ञानिक और सातवें हैं जैविकीय पुरातत्व वैज्ञानिक। ये पुरातत्व वैज्ञानिकों के कुछ प्रकार हैं। वैसे नित्य नवीन अनुसंधान पुरातत्व के क्षेत्र में किए जा रहे हैं तो इनकी संख्या घट बढ़ भी सकती है। मैंने कुछ पुरातत्व वैज्ञानिकों को ढूंढने का प्रयास किया है कि कौन कौन सी विधा में पुरातत्व वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले हम देखते हैं कौन से वैज्ञानिकों को, प्रागैतिहासिक पुरातत्व वैज्ञानिकों को। तो ये प्रागैतिहासिक पुरातत्व वैज्ञानिक कब अध्ययन करते हैं, किस समय का अध्ययन करते हैं? तो जब लिखित साक्ष्य नहीं हुआ करते थे, मतलब लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, तब का जो समय है, तब की जो संस्कृति है, उस पर जो पुरातत्व वैज्ञानिक कार्य करते हैं उनको हम प्रागैतिहासिक पुरातत्व वैज्ञानिक कहते हैं। इस समय विशेष रूप से हमको क्या दिखलाई देता है? पाषाण निर्मित औजार दिखलाई देते हैं और मेसोलिथिक कल्चर के लास्ट चरण से हमको मिट्टी के बर्तन बनाने के साक्ष्य दिखलाई देते हैं, जो कि चोपनी मांडो से प्राप्त हुआ है। इलाहाबाद के समीप में है ये। नहीं तो नवपाषाण कालीन जो है संस्कृतियों से हमको मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य दिखलाई देने लगते हैं। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो जब लेखन कला का विकास नहीं हुआ है, अर्थात जब समाज पढ़ा लिखा नहीं है, उस समय का जो वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं वो प्रागैतिहासिक पुरातत्व वैज्ञानिक कहलाते हैं। इनके द्वारा पाषाण उपकरणों को ढूंढ करके इनका विश्लेषण किया जाता है और यह बताया जाता है कि किस कालखंड में किस मानव द्वारा किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया गया। जैसे हम देखें तो चॉपर चॉपिंग, क्लीवर, हैंड एक्स, ऐसे जो उपकरण है ये हमको निम्न पुरा पाषाण काल में दिखलाई देते हैं, बिल्कुल लोअर पैलियोलिथिक कल्चर में दिखलाई देते हैं। और जब हम मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर में जाते हैं तो मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर में हमको स्क्रैपर, पॉइंट, बोरर, इस तरीके के हमको उपकरण दिखलाई देते हैं। इसके अलावा जब हम अपर पैलियोलिथिक या उच्च पुरा पाषाण काल में देखते हैं तो हमको ब्लेडलेट और ब्यूरिन, इस तरीके के उपकरण दिखलाई देते हैं।
इसी जगह जब हम मध्य पाषाण काल में देखते हैं मेसोलिथिक कल्चर में, तो ज्यामितीय और अज्यामितीय मतलब नॉन ज्योमेट्रिक और ज्योमेट्रिक प्रकार के टूल्स हमको दिखलाई देते हैं। इसके अलावा नवपाषाण काल में बहुत सारे उपकरण हैं जो ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग की टेक्निक पर बनाए गए हैं, मतलब चमका करके इनको बनाया गया है, चमका कर बनाया गया है। तो इस तरीके से देखें तो जो प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व वैज्ञानिक हैं, इसी प्रकार के चीजों का अध्ययन करते हैं, अवशेषों का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा तमाम प्रकार के जो फॉसिल्स उनको मिलते हैं उसका अध्ययन करते हैं, नदी घाटियों का अध्ययन करते हैं, इसके अलावा गुफाओं का अध्ययन करते हैं। जहां कहीं भी पाषाण कालीन मानवों के एविडेंस मिल सकते हैं, हर उस जगह का अध्ययन करते हैं। तो ये 3 प्रकार की साइटें होती हैं। एक होती है इंडस्ट्रियल साइट, एक होती है असेंबलेज साइट और एक होती है कल्चरल साइट। इसी में साइट कैचमेंट की व्यवस्था होती है, जिसको वीटा फेंजी और हिक्स ने शुरू किया था। और इसी तरीके की कई प्रविधियों के आधार पर ये वैज्ञानिक अपना कार्य करते हैं। और पाषाण कालीन, विशेष रूप से जब लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, उस कालखंड के विषय में हमको जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें प्राग इतिहास के अलावा आद्य इतिहास भी आता है, आद्य ऐतिहासिक काल आता है। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ? आद्य ऐतिहासिक काल में लेखन कला तो थी, लेकिन आज हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, या हड़प्पा सभ्यता जिसको हम कहते हैं, या इसी को हम आजकल सिंधु सरस्वती सभ्यता और सरस्वती सभ्यता भी कह रहे हैं। तो वो आद्य ऐतिहासिक है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है और हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल में बस अंतर इतना है कि जब लेखन कला का विकास नहीं है तो प्राग ऐतिहासिक है, और लेखन कला आने के बाद जो हम पढ़ नहीं पाए वो आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। इस क्रम में देखें तो मैंने करीब 4 वैज्ञानिकों के नाम लिए हैं। एक है रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिनको भारत में प्राग इतिहास का जनक बोला जाता है। कैथलीन केनियन है, ये महिला है। एक जॉन लुबक है, ये पाषाण काल के उपकरणों के अच्छे जानकार हैं। मॉर्टिमर व्हीलर है। मॉर्टिमर व्हीलर वो पुरातत्व वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या किया कि भारत में सबसे पहली बार वैज्ञानिक उत्खनन के प्रणेता कहलाए। इन्होंने उत्खनन की वैज्ञानिक पद्धतियां दी, वर्टिकल एक्सकवेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन, सर्कल एक्सकवेशन जैसी एक्सकवेशन पद्धतियों के विषय में बताया। और आर्कियोलॉजी फ्रॉम द अर्थ नाम की एक पुस्तक लिख करके हम लोगों को उत्खनन प्रविधियों और सर्वेक्षण के विषय में जानकारी दी। विशेष रूप से उत्खनन की प्रविधियां मॉर्टिमर व्हीलर की इस किताब में हमको दिखलाई देती हैं। तो अगर हम दूसरा देखें तो दूसरे पुरातत्व वैज्ञानिक जो हैं वो ऐतिहासिक पुरातत्व वैज्ञानिक हैं। ये क्या करते हैं? ये ऐतिहासिक अभिलेखों को साथ में मिला लेते हैं अन्वेषण और उत्खनन की विधियों के साथ, और संस्कृतियों के दस्तावेज को तैयार करते हैं। इसके अलावा शहरी वातावरण, औद्योगिक स्थल, ऐतिहासिक घटनाओं आदि का अध्ययन ये लोग कर सकते हैं। बेसिकली आजकल के जितने पुरातत्व वैज्ञानिक विशेष रूप से भारत में हैं, वो लगभग ऐतिहासिक पुरातत्व वैज्ञानिक ही हैं, जिनमें से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बिदला जायसवाल हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में GR शर्मा साहब थे, लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर DP तिवारी हैं, इसके अलावा प्रोफेसर अनिल कुमार हैं। इसी तरीके से यदि हम देखें तो कई सारे पुरातत्व वैज्ञानिक हैं जो कार्य कर रहे हैं फील्ड में जा करके, और उनको हम ऐतिहासिक पुरातत्व वैज्ञानिक की श्रेणी में रख सकते हैं।
तो यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंघम को मैंने लिया हुआ है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। इसके अलावा ब्रिजवासी लाल हैं, इन्होंने रामायण और महाभारत के जो स्थल हैं उनका उत्खनन करवा करके वहां से पूरा अवशेष इकट्ठा किए और रामायण और महाभारत की ऐतिहासिकता को ढूंढने का प्रयास किया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई है जो है हिस्टोरिसिटी ऑफ महाभारत, हिस्टोरिसिटी ऑफ रामायण एंड राम सेतु। इसके अलावा जो है इनोलॉजी के क्षेत्र में काफी काम किया हुआ है। हम देखें तो इनकी एक पुस्तक है सरस्वती फ्लोज ऑन। सरस्वती फ्लोज ऑन में इन्होंने घग्घर और हाकरा को सरस्वती रिवर कहीं ना कहीं डिटरमाइन किया है। उन्होंने सरस्वती रिवर की पहचान घग्घर और हाकरा के साथ की हुई है। तो इस तरीके से ब्रिजवासी लाल जी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल रहे, इसके अलावा सर्वेयर रहे, इसके अलावा एडवांस स्टडी ऑफ शिमला में रहे। हार्बर्ट कार्टर हैं, ये एक बेसिकली इजिप्टोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने इजिप्ट की जो सभ्यता है उस पर काम किया और तूतनखामन के मकबरे को ढूंढा। इस तरीके से देखें तो ये सारे हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन मैंने अभी जो बताना चाहा वो सब भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो ये प्रकार हैं अलग अलग जो पुरातत्व वैज्ञानिकों के हैं। यहाँ पर देखें तो तीसरे नंबर पर है शास्त्रीय पुरातत्व वैज्ञानिकों का क्रम। और शास्त्रीय पुरातत्व वैज्ञानिक किसे कहते हैं? ये भूमध्य सागर की प्राचीन सभ्यताओं जैसे रोम ग्रीस आदि का अध्ययन करते हैं। तो जो रोम और ग्रीस के क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करके अध्ययन कर रहे हैं वहां की सभ्यताओं का, उनको हम शास्त्रीय या क्लासिकल आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्व वैज्ञानिक कहते हैं। वे इन प्रभावशाली संस्कृतियों के विकास एवं पतन को समझने के लिए कलाकृतियों, वास्तुकला और कला का विश्लेषण करते हैं। तो जो कलाकृतियां हैं ये बेसिकली हर वो चीज जो पूरा अवशेष है वो कलाकृति है, लेकिन ये चल रूप में होना चाहिए, अचल रूप में नहीं होना चाहिए। अचल रूप में वही कलाकृति वास्तुकला के क्रम में आएगी और जो पेंटिंग वगैरह है वो कला के रूप में हम यहाँ देख सकते हैं। तो हर अचल जो पूरा अवशेष है वो वास्तुकला में लगभग और जो चल तरीके के पूरा अवशेष हैं वो कलाकृतियों में आते हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, मिनिएचर पेंटिंग हो सकती है या इलस्ट्रेशन हो सकता है या मूर्तियां हो सकती हैं, सिक्के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, अभिलेख हो सकता है, वो सब कलाकृतियों में ही गिने जाते हैं। पुरातत्व वैज्ञानिकों में यदि हम देखें तो एक है हेनरिक स्लीमन, जिन्होंने ट्राय नगर की खोज की थी और यूनानी सभ्यता की उत्पत्ति को खोजने का काम किया था। ट्राय जो है ये पड़ता है एशिया माइनर में, एशिया माइनर टर्की में, और इन्होंने यहाँ से रानी प्रियम और सुबाद के खजाने को ढूंढा था। तो इस तरीके से हेनरिक स्लीमन हो गए। इसके अलावा आर्थर इवांस हो गए, इन्होंने 1900 में नोसोम में शास्त्रीय ग्रीस के पूर्वज मिनोवन सभ्यता के ये खोज करता रहे। मिनोवन सभ्यता का इन्होंने खोज किया था आर्थर इवांस ने। अर्स्ट कर्टियस हैं, ये 1875 से 81 के मध्य जर्मन पुरातत्व संस्थान के नेतृत्व करता रहे। अलेक्जेंडर कोन्स हैं, इन्होंने 1873 से 75 के मध्य समोथ्रेस पर अपनी रिपोर्ट में तस्वीरों को शामिल किया। तो ये जो पुरातत्व वैज्ञानिक हैं ये बेसिकली यूनान और ग्रीस के क्षेत्र में काम कर रहे थे, इसलिए इनको शास्त्रीय पुरातत्व वैज्ञानिक कहा जाता है। अब है जलीय पुरातत्व वैज्ञानिक। तो जलीय पुरातत्व वैज्ञानिक उनको कहते हैं जो जल में डूबे हुए स्थलों को ढूंढने का कार्य करते हैं। प्राचीन जहाज हो, बंदरगाह हो, इन सबको ढूंढ करके, अन्वेषित करके, एविडेंस ले करके आते हैं और लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। उनको कहा जाता है जलीय पुरातत्व वैज्ञानिक। ये इस कार्य को करने के लिए गोताखोरी तकनीक का प्रयोग करते हैं और हम देख सकते हैं कि किस किस तरीके से यहाँ पर
ढूंढा गया है। कई सारे शहरों को, कई सारे बंदरगाहों को, जहाजों को आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो महासागरों और सागरों में जो कलाकृतियां दब गई हैं उनको ढूंढने का काम किया गया। इसकी शुरुआत तब हुई जब ट्यूनीसिया के क्षेत्र में यूनानी कला की कुछ कलाकृतियों को महासागर से निकाला गया था और तब यह समझ में आया कि कहीं ना कहीं जल के अंदर में भी पुरावशेष दबे हो सकते हैं। पहले इनको अन्वेषण करना और चीजों को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालना माना जाता था, लेकिन अब इनको जलीय उत्खनन कहा जाने लगा है। इनको जलीय उत्खनन बोला जाता है। जैसे हम लोग सरफेस को एक्सकवेट करते हैं, वैसे ही पानी में जा करके अवशेषों को लाने को जलीय उत्खनन की संज्ञा दी गई है। अभी जो है इसमें से कुछ पुरातत्व वैज्ञानिक हैं, जैसे क्रिस्टोफर ई होरेल हैं, भारत में एस.आर. राव हैं, इनका पूरा नाम शिकारपुरा रंगनाथ राव है। शिकारपुरा रंगनाथ राव इनका पूरा नाम है। ये भारत में अंडर वाटर आर्कियोलॉजी के जन्मदाता हैं और इन्होंने बेट द्वारका में एक्सकवेशन का कार्य करवाया है। जल से बहुत सारे एविडेंस निकाले हैं। कुछ विद्वान उसको प्राचीन बंदरगाह के अवशेष मानते हैं और कुछ जो आस्थावान हैं वो लोग उसको कृष्ण की द्वारका मानते हैं। तो बेट द्वारका में इन्होंने काम करवाया अंडर वाटर आर्कियोलॉजी में। इसके अलावा आलोक त्रिपाठी हैं, एक अच्छे गोताखोर हैं। कई सारे बड़े सागरों में इन्होंने गोता लगा करके और बहुत सारे पुरातात्विक अवशेषों को ढूंढ निकाला है। ये प्रोफेसर। तो इस तरीके से जो जलीय पुरातत्व के क्षेत्र में भारत में कार्य करने वाले विद्वान हैं वो एस.आर. राव और आलोक त्रिपाठी के रूप में हमको दिखलाई दे रहे हैं। तो आप देखें कि अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं पुरातत्व के क्षेत्र में तो कितने सारे विभाग हैं जहां जा करके आप कैरियर बना सकते हैं। मैं बस उसी का एक ग्लिम्पसेस लेकर के आया हूं, एक झलक लेकर के आया हूं, क्योंकि इतने कम समय में इन सब को समझ लेना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हम लोग विस्तृत तरीके से एक एक पुरातत्व वैज्ञानिकों को देखेंगे। लेकिन यहाँ सवाल कैरियर का है कि विद्यार्थी कैरियर किन किन क्षेत्रों में जाकर बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्षेत्र दिखलाई दे रहा है जो कि 5-7 में लेकर के आया हूं। अगला है औद्योगिक पुरातत्व वैज्ञानिकों का क्रम। औद्योगिक पुरातत्व वैज्ञानिक क्या करते हैं? जो कारखाने हैं, मिल हैं, परिवहन प्रणालियां हैं, औद्योगिक स्थल हैं, इनके भौतिक अवशेषों की जांच करते हैं। ये अध्ययन करते हैं कि औद्योगिकरण ने समाज एवं पर्यावरण को कैसे प्रभावित कर रखा है। और ऐसे पुरातत्व वैज्ञानिकों में पहले हैं डोनाल्ड डुडले। डोनाल्ड डुडले ने 1950 के दशक में सर्वप्रथम औद्योगिक पुरातत्व शब्द का प्रयोग किया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि औद्योगिक पुरातत्व किसने कहा? तो डोनाल्ड डुडले ने कहा। और इस क्रम में हमने एक नए पुरातत्व की शाखा को देखा। माइकल रिक्स हैं, बैरी टिंडर हैं और औद्योगिक पुरातत्व सोसाइटी है जिसमें कई सारे पुरातत्व वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। अगला है पर्यावरणीय पुरातत्व वैज्ञानिकों का क्रम। तो पर्यावरणीय पुरातत्व वैज्ञानिक कौन सा कार्य करते हैं? ये वैज्ञानिक पराग, बीज एवं जानवरों की हड्डियों जैसे अनेक जैविक अवशेषों के विश्लेषण के माध्यम से मनुष्यों एवं उनके पर्यावरण के बीच संबंधों की जांच करते हैं। तो मनुष्य और पर्यावरण के मध्य क्या संबंध रहा है, इसके विषय में जो है एक जानकारी हमको पर्यावरणीय पुरातत्व वैज्ञानिक देते हैं। किस तरीके से? तो जो जानवर की हड्डियां हैं और जो जैविक अवशेष हैं उनके विश्लेषण, उनके अध्ययन के आधार पे वे यह समझाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि पिछले समाजों में पारिस्थितिकी परिवर्तनों के साथ कैसे अनुकूलन स्थापित किया था, कैसे अनुकूलन जो है वो स्थापित किया था। इसके विषय में बताने का कार्य पर्यावरणीय पुरातत्व वैज्ञानिक करते हैं। और इन पुरातत्व वैज्ञानिकों में अगर देखें तो पीटर वेलवुड हैं। इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के मानव जीवन पर अध्ययन किया हुआ है।
अगला है हमारे सामने जैविकीय पुरातत्व वैज्ञानिकों का क्रम। जैविकीय पुरातत्व वैज्ञानिक क्या करते हैं? ये अतीत के मानवों के स्वास्थ्य, पोषण एवं सामाजिक संरचनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं और मानव कंकाल के अवशेषों के अध्ययन के आधार पर हमको रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से इनमें संरचनाओं में इनके बदलाव आया है, इनका स्वास्थ्य कैसा था, ये कुपोषित थे या ये स्वस्थ थे, कैसे थे, इसके विषय में जानकारी कंकालों के अध्ययन के आधार पर किया जाता है, जो कि जैविकीय पुरातत्व वैज्ञानिक करते हैं। ये अक्सर दफन प्रथाओं एवं प्राचीन आबादी के जैविक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो जो जैविक पहलू है किसका? दफन प्रथाओं का और प्राचीन आबादी का, उस पर इनका ध्यान केंद्रित रहता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रमोद प्रभाकर जोगलेकर, इनको पीपी जोगलेकर भी कहते हैं। पीपी जोगलेकर जो हैं, इन्होंने कई सारे भारत के स्थलों से प्राप्त कंकालों का अध्ययन किया हुआ है, अस्थियों का अध्ययन किया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के एनबीपी पीजीडब्ल्यू जैसे कल्चर में मिलने वाले बोन्स का अध्ययन किया है। कई प्रकार के जो कंकाल प्राप्त होते हैं उत्खनन करते समय, उन सब का अध्ययन करके प्रमोद प्रभाकर जोगलेकर ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसके आधार पर कई नवीन तथ्य प्रकाश में आए हुए हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो ये जो पुरातत्व वैज्ञानिक हैं, ये अपने क्षेत्र में कार्य करके हमको यह बताना चाहते हैं कि आप यदि इस क्षेत्र में करियर बनाना चाह रहे हैं तो किसी भी विधा के पुरातत्व वैज्ञानिक आप बन सकते हैं। आप यदि इस क्षेत्र में आते हैं तो आप देखेंगे कि प्राग इतिहास से लेकर के पर्यावरण और जल के अंदर तक, या ये कहें कि जल के अंदर से लेकर पृथ्वी के ऊपर तक जो संरचनाएं बनी हैं, वहां तक आप जॉब प्राप्त करने के लिए सक्षम हो सकते हैं यदि आप पुरातत्व के क्षेत्र में आते हैं तो इस तरीके से आज हमने देखा कि कितने प्रकार के पुरातत्व वैज्ञानिक होते हैं, संभावित उनके कार्य क्या हैं। कुछ पुरातत्व वैज्ञानिकों को हमने ब्रीफली देखने और समझने का प्रयास किया। आने वाले वीडियोस में मैं प्रयास करूंगा कि किस तरीके से कौन कौन से विभाग होते हैं, जैसे मुद्रा शास्त्र जो है उसका क्या महत्व है, मुद्रा शास्त्री क्या करते हैं, अभिलेख शास्त्री क्या करते हैं, पाषाण उपकरणों के विद्वान क्या करते हैं, ड्राइंग कौन बनाता है, पॉटरी ड्राइंग कौन से विद्वान करते हैं, फील्ड में जाने के बाद सर्वे प्लान कौन बनाता है, इन सब पर मैं थोड़ा बहुत चर्चा कर सकूं। आने वाले वीडियोस में हम थोड़ा थोड़ा करके इनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।